बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साधारण किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। किसान ईमानदार और मेहनती था और उसकी बेटी चंपाकली तो जैसे बुद्धि की खान थी, चतुर, समझदार और बोलचाल में तेज। गांव में सब उसकी अक्लमंदी के कायल थे। एक दिन किसान अपने खेत में बुनाई कर रहा था। जैसे ही उसने कुदाल जमीन में मारी, एक तेज सी टक्कर की आवाज आई। ठन! किसान चौंका। उसने जमीन खुरची और देखा कि वहां कोई ठोस चीज दबी हुई थी। उसने झुककर उसे बाहर निकाला, धूल झाड़ी और देखा, वह तो ठोस सोने की एक छोटी सी ओखली थी। किसान की आंखें चमक उठीं, पर वह लालच में नहीं डूबा। वह सीधा सादा इंसान था, राजा भक्त भी था। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या है, बड़ा कीमती लग रहा है। ऐसी कीमती चीज मेरे जैसे गरीब किसान के घर में शोभा नहीं देती। यह तो राजा के महल में ही अच्छी लगेगी। वह उस ओखली को लेकर घर लौटा। दरवाजे पर चंपाकली खड़ी थी। उसने ओखली को देखकर आश्चर्य हो गई। ये कहाँ से आ गया? उसने अपने पिताजी से पूछा कि ये कहाँ से लाए हो। किसान ने उसे सारी बात बताई और कहा कि वह यह ओखली राजा को भेंट करने राजमहल जाएगा। चंपाकली ने ओखली को गौर से देखा। उसकी चमक, उसका आकार, सब कुछ राजसी ही था। उसने कुछ समय तक सोचने लगी, फिर वह मुस्कुराकर बोली, पिताजी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यह ओखली बड़ी कीमती और सुंदर है, पर राजा लोग अमीर होते हैं और अमीरों की सोच टेढ़ी होती है। जरा सोचिए, अगर राजा ने यह कह दिया कि ओखली तो है पर मूसल कहाँ है, तो? किसान हंस पड़ा। अरे चंपाकली, तू भी ना, राजा इतने छोटे दिल के थोड़े ही होते हैं। तू बेकार में चिंता कर रही हो, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर चंपाकली ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मैं तो बस आगाह कर रही हूँ, सावधानी में ही समझदारी है। किसान ने ओखली एक कपड़े में लपेटी, थैले में डाली और चल पड़ा महल की ओर। राजमहल पहुंचने पर पहरेदारों ने पहले उसे रोका, पर जब उसने कहा कि वह राजा को एक बहुमूल्य उपहार देना चाहता है, तो उसे भीतर भेज दिया गया। दरबार में पहुंचकर किसान ने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। आज खेत में काम करते हुए मुझे यह ठोस सोने की ओखली मिली। यह कोई आम चीज नहीं, इसलिए सोचा कि यह आपके जैसे महान राजा के पास ही शोभा देती है। कृपया इसे स्वीकार करें। राजा किसान की बात सुनकर खुश हो गया। राजा ने ओखली हाथ में ली, हर कोण से देखा, उसकी चमक, उसकी बनावट सब सराही। फिर उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, दिखने में तो यह ओखली वाकई कमाल की है, पर बताओ किसान, इसका मूसल कहाँ है? यह सुनते ही किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह माथा पीटते हुए बोला, हे भगवान, चंपाकली ने तो बिल्कुल यही कहा था, एकदम वही शब्द। राजा चौंके, कौन है ये चंपाकली और उसने क्या कही थी? किसान बोला, माफ कीजिए सरकार, वह मेरी बेटी है, बड़ी समझदार है। उसने कहा था कि आप यही कहेंगे, पर मैंने उसकी बात हल्के में ले ली थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है। राजा ने कहा, क्या सच में तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है? किसान ने कहा, जी महाराज, मेरी बेटी सच में बेहद चालाक है। राजा ने कहा, अगर तुम्हारी बात सही है तो मैं उसे परखना चाहता हूँ कि आखिर वह है कितनी चतुर। क्या वो मेरा परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएगी? किसान ने कहा, महाराज, आप जो भी परीक्षा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मुझे मेरे बेटी पर पूरे विश्वास है, वो अवश्य परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। फिर राजा ने एक मुट्ठी भर कपास की पुड़िया मंगवाई और उसे किसान को देते हुए बोले, तो ठीक है, यह कपास अपने बिटिया के पास ले जाओ और उससे कहो कि जल्द से जल्द मेरी फौज की एक टुकड़ी के लिए कमीजें इस कपास से सूत काटकर बुनकर सील कर भेज दें। फौजियों को कमीजें जल्द से जल्द चाहिए। किसान को तो मानो काटो तो खून नहीं, पर वह करता भी क्या? राजा से जवान दराजी तो हो नहीं सकती थी। उसने चुपचाप कपास की पुड़िया उठाई, राजा को सलाम ठोका और घर की ओर चल पड़ा। ओखली के बदले किसी उपहार की आशा तो बेकार ही थी, सजा नहीं मिली, यही बहुत था। घर पहुंचकर वह बेटी से बोला, बेटी चंपाकली, तुम्हारे बुरे दिन आ गए। ये सुनकर चंपाकली आश्चर्य होकर बोलने लगी, क्या हुआ पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हो? क्या ओखली के बदले में राजा ने कुछ उपहार नहीं दिए? ये अच्छा नहीं किया राजा ने। ये सुनकर किसान ने कपास की पुड़िया उसे पकड़ा दी और सारी बात बता दी। ये सुनकर चंपाकली बोली, पिताजी, आप तो बेकार में ही घबरा जाते हैं, थोड़ा सोचने तो दीजिए कि क्या करना है। क्या आपको अपने बेटी पर थोड़ी भी भरोसा नहीं है? चंपाकली ने कपास की पुड़िया ली और उसमें से कपास निकालकर पटक पटक कर झाड़ने लगी। कपास चाहे कितनी भी कुशलता से होंटी गई हो, एक आध बिनोले तो उसमें छूट ही जाते हैं। इस समय भी कपास में से 2 बीज नीचे गिर पड़े। चंपाकली ने उन्हें उठा लिया और पिता से बोली, बापू, आप सीधे महल वापस जाइए और राजा से मेरा संदेशा कहिए। मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है, बस मुश्किल यह है कि मेरे पास चरखा और कड़गा नहीं है। मैं सूत कैसे काटूंगी और कपड़ा कैसे बुनूंगी? इन बीजों के खोल से वे चरखा और कड़गा बनवाकर भेज दें। जैसे ही यह दोनों चीजें बनवा देंगे, उनका काम हो जाएगा। इतना कहकर उसने दोनों बिनोले अपने पिता को पकड़ा दिए। बेचारे किसान की राज दरबार में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर चंपाकली उसके पीछे ही पड़ गई। झक मारकर वह दरबार में जा पहुंचा।
किसान की बातें और चंपाकली की मांग जानकर राजा की समझ में आ गया कि चंपाकली बहुत चालाक और बुद्धिमान है। उसने किसान से कहा, तुम्हारी यह बेटी बहुत चतुर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम उसे राजमहल आने को कहो, मैं उसके साथ बातें करना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, जब वह महल में आए वह ना तो कपड़े पहने हो ना ही बिना कपड़ों के हों। ना तो वह भूख ही आए, न भरे पेट, ना तो घोड़े पर आए और ना ही किसी सवारी पर, और पैदल भी ना हो। ना तो रात में आए और ना ही दिन में। यदि वह इन शर्तों को पूरी किए बिना आई तो मैं तुम दोनों बाप बेटी के सिर कलम करवा दूंगा। याद रहे, हर आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। किसान बेचारा बड़े टूटे मन से घर लौटा। मौत उसकी आंखों के आगे नाच रही थी। जब चंपाकली ने पूरी बात सुन ली तो बड़ी बेफिक्री से बोली, पिताजी मैं सब कर लूंगी, आप बस मेरे लिए एक मछली पकड़ने का जाल ले आइए। अगले दिन चंपाकली बड़ी सुबह ही उठ गई। उसने अपने को जाल में लपेट लिया। इस प्रकार वह ना तो नंगी रही और ना उसने कपड़े पहने। 2 मुट्ठी चबे न खाया, न पेट भरा, न भूखी ही रही। एक बकरी को बारे से निकाला और उसकी पीठ पर एक गद्दी रखकर इस तरह बैठी कि एक पैर जमीन पर लगा रहे और एक पैर ऊपर उठा रहे। इस प्रकार ना वह सवारी पर थी, न घोड़े पर, और ना ही वह पैदल जा रही थी। इसी रूप में वह शाम के झुटपुटे में राजमहल पहुंच गई, जब न दिन था और न रात ढली थी। महल के पहरेदारों ने उसे पागल समझकर रोकना चाहा, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि वह राजा के हुक्म से ही इस तरह आई है तो उसे तुरंत भीतर तक पहुंचा दिया गया। राजा के सम्मुख पहुंचकर चंपाकली बोली, महाराज, आपकी आज्ञा के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। चंपाकली को देखते ही राजा बेतहाशा हंस पड़े और बोले, चतुर चंपाकली, तुम तो बिल्कुल वैसी लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। बस एक शर्त तुम्हें माननी होगी कि तुम राज्य के मामलों में कभी दखल नहीं दोगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? राजा समझ गया था कि चंपाकली उससे अधिक सयानी थी, इसीलिए उसने ऐसी शर्त रखी थी। जब अनुभवी किसान पिता ने यह खबर सुनी तो बोला, यदि राजा की इच्छा तुमसे शादी करने की है तो तुम उसका विरोध तो कर नहीं सकती। आखिर वह राजा है। लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो आदमी मनचाहा तुरंत पाना चाहता है वह अनचाहा तुरंत छोड़ना भी तो चाहेगा। इसलिए तुम अपनी यहाँ की चीजों को ज्यों का त्यों रहने दो। न जाने कब तुम उन्हें नापसंद हो जाओ तो यही सब तुम्हारे काम आएगा। चंपाकली अभी कम उम्र की थी। उसने पिता की बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया। राजा से शादी की हामी भर दी। बहुत जल्दी ही पूरे राज्य में विवाह की धूमधाम मच गई। दूर दूर से लोग शाही शादी की रौनक देखने आने लगे। सारी सराएं भर गईं। बहुत से लोगों को सड़कों के किनारे भी सोना पड़ा। एक किसान अपनी गर्भवती गाय को लेकर बेचने की इच्छा से उन्हीं दिनों राजधानी आया था। उसे किसी सराय में जगह ना मिली। एक सराय मालिक को उस पर दया आ गई। उसने अपने सराय के पास पड़े छप्पर के नीचे गाय को रात भर रखने की इजाजत दे दी। किसान ने अपनी गाय के गले की रस्सी पास खड़ी एक गाड़ी के पहिए से बांध दी। भगवान की माया, सुबह सबने देखा कि गाय ने रात में एक बछड़े को जन्म दिया था जो लुढ़क कर गाड़ी के नीचे चला गया था। गाय का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने अपनी गाय और बछड़े को संभाला और वापस घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी गाड़ी का मालिक आया और कड़क कर बोला, खबरदार, जो बछड़े को ले जाने की कोशिश भी की, कल रात तुमने मेरी गाड़ी के पहिए से गाय बांधी थी, वह तुम्हारी है, पर बछड़ा मेरी गाड़ी के नीचे था, वह मेरा है। पर बछड़ा तो गाय के पेट से बाहर आया है। गाय मेरी है तो बच्चा भी मेरा ही है। गाय का मालिक बोला, तुमने गाय बांधी थी, गाय खोल लो, वह तुम्हारी है, पर बछड़ा गाय के नीचे था। गाड़ी मेरी है तो बछड़ा मेरा है। बात तूल पकड़ गई। बहस गाली गलौज से बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंची और फिर लठ लठ तक जा पहुंची। शोर शराबे से राजा के संतरे भी वहां आ पहुंचे। दोनों दावेदारों को राज दरबार में न्याय के लिए पेश कर दिया गया। उस राज्य का नियम कुछ समय पहले तक ऐसा था कि हर मुकदमे का फैसला राजा रानी मिलकर ही किया करते थे। लेकिन अब जब चंपाकली से राजा का विवाह हो गया था, तब राजा की शर्त के कारण चंपाकली को दरबार के मामलों में बोलने की मनाही हो गई थी। सो इन तीनों किसानों का मामला राजा के सामने पेश हुआ। दोनों पक्षों की बात सुनकर राजा ने निर्णय दिया, बछड़ा तो गाड़ी वाले का ही है, क्योंकि वह गाड़ी के नीचे था, और बछड़ा इसी गाय का है। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। इस फैसले से गाय वाले किसान को बहुत दुख और निराशा हुई। बेचारा करता भी क्या? राजा का निर्णय अंतिम था। गाय के मालिक की निराशा और उसके दुख से सराय वाले को उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे रानी के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि पहले रानियां तो दरबार में आया ही करती थीं। किसान राजमहल पहुंचा और वहां के दरबान को अपनी पूरी कहानी सुनाकर बोला, भाई साहब, मैं बड़ा दुखी आदमी हूँ, क्या आप किसी तरह मेरी भेंट रानी जी से करवा सकते हैं? दरबान बोला, मैं मजबूर हूँ भाई। राजा साहब ने किसी भी फरियादी को रानी से मिलने की सख्त मनाही कर दी है, मरता क्या ना करता। किसान ने चोरी चोरी महल के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दिए।
उसे एक बगीचे में रानी चहलकदमी करती दिखलाई पड़ गई। फिर क्या था, बगीचे की बांट फांद कर गाय वाला अंदर पहुंच गया। रानी के आगे गिड़गिड़ाकर अपने साथ हुए अन्याय की कहानी कह सुनाई। चंपाकली ने थोड़ी देर विचार किया, फिर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं। वह एक ऐसी जगह जाएंगे जहां एक तालाब इस मौसम में हमेशा सूखा रहता है। तुम अपने साथ मछली पकड़ने वाला एक जाल और बंसी लेकर वहां चले जाना। जब राजा साहब दिखाई पड़े तो ऐसा अभिनय करना मानो तुम मछलियां पकड़ रहे हो। महाराज तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो। तब तुम उनसे कहना कि यदि एक गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो क्या सूखे तालाब में मछलियां नहीं मिल सकती। अगले दिन किसान बंसी और जाल से लैस होकर सूखे तालाब पर पहुंच गया। सारी घटना वैसी ही घटी जैसा चंपाकली ने किसान को बताया था। किसान का उत्तर सुनते ही राजा हैरानी में पड़ गया। वह किसान से जोर से बोला, ये तुम किसकी बोली बोल रहे हो? तुम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। सच सच बताओ, क्या तुम रानी से मिले थे? किसान इनकार न कर सका। उसने तुरंत मान लिया कि ऐसा करने की सलाह उसे रानी से ही मिली थी। राजा ने तुरंत नया फैसला सुनाया और बछड़ा गाय के मालिक को दिलवा दिया। महल लौटते ही उन्होंने चंपाकली को बुलवाया और बोले, मैं शादी के समय जो शर्त रखी थी तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने मेरे किए फैसले का विरोध किया। तुम्हें राजकाज के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। अब इस राजमहल में जो भी चीजें तुम्हें अच्छी लगती हो उन्हें अपने साथ लेकर रात होने से पहले अपने गांव के घर वापस चली जाओ और एक किसान की बेटी की तरह ही सारी जिंदगी बिताओ। चंपाकली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा महाराज। बस आपसे एक विनती है कि शाम के समय मुझसे जाने को ना कहें। घर की लक्ष्मी को संध्या समय घर से निकलने पर आपकी प्रजा में आपकी बदनामी होगी। राजा ने कहा, ठीक है, आज रात हम आखिरी बार एक साथ खाना खाएंगे। कल सुबह तुम चली जाना। अब चतुर चंपाकली रसोई में गई और रसोइये से तला भुना स्वादिष्ट और गरिष्ठ व्यंजन बनाने को कह दिया। भोजन के साथ पीने के लिए स्वादिष्ट और कीमती मदिरा निकलवाई। सुस्वाद भोजन खाया भी अधिक जाता है और उसके बाद आलस्य भी अधिक आता है। राजा का मन कुछ खीन तो था ही, सो मदिरा भी कुछ अधिक ही पी ली। परिणाम यह हुआ कि खाना खत्म होते न होते राजा साहब आलस्य और निद्रा में ऐसे डूबे कि वहीं अपनी कुर्सी पर ही ढेर हो गए। रानी चंपाकली ने सेवकों को आज्ञा दी, महाराज के समेत कुर्सी उठाएं और बिना ना अनुकुर किए जैसा कहा जाए वैसा करते चले, वरना वह महल से निकली और राजधानी के रास्तों से होती हुई देर रात अपने गांव पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, पिताजी दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी आई है। बेटे की आवाज सुनकर वृद्ध पिता दौड़कर खिड़की के पास आया। इतनी रात गए आई है बिटिया, मैंने पहले ही कहा था, ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा कमरा वैसा का वैसा ही है। आओ बेटी। पिताजी जल्दी दरवाजा खोलिए, बातें हम बाद में करेंगे। चंपाकली बोली। किसान ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि नौकर राजा साहब को कुर्सी में लिए खड़े हैं। चंपाकली ने राजा को अपने कमरे तक ले जाकर उनके जूते उतरवाकर उन्हें बिस्तर में लिटवा दिया, सेवकों को वापस कर दिया और खुद राजा के बगल में लेट गई। कुछ देर बाद राजा की नींद टूटी। शायद बिस्तर महल के बिस्तर जितना नरम मुलायम ना था। उन्होंने करवट बदली तो उन्हें लगा कि उनकी पत्नी बगल में है। वह बोले, चंपाकली, मैंने तो तुम्हें अपने गांव के घर वापस चले जाने को कहा था, तुम गई नहीं? जी हाँ महाराज, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई है, आप सो जाइए। चंपाकली का उत्तर था। राजा फिर सो गए। सुबह उनकी नींद मुर्गे की बांग और बकरियों की मिमियाहट से खुली। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। उनकी नींद तुरंत भाग गई। वह उठ बैठे और रानी से बोले, चंपाकली, आखिर मैं हूँ कहाँ? चंपाकली बोली, महाराज, आपने ही तो मुझे महल से अपनी प्रिय वस्तुएं साथ ले जाने के लिए कहा था। मैं आपको लेकर सुबह सुबह अपने घर आ गई हूँ, क्योंकि महल में मेरे सबसे प्रिय आप ही हैं। अब मैं आपके साथ यहीं रहूंगी। राजा दिल खोलकर फिर हंसे और चंपाकली को गले लगा लिया। वे चंपाकली को साथ लेकर महल में लौट आए। फिर राजा चतुर चंपाकली को हर दिन अपने साथ दरबार में भी ले जाने लगे। किसान की बिटिया अब रानी बन गई और खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताइए, ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्यों कि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।